हार्मोन्स इतने कम होना शुरू होते हैं कि पीरियड्स आना शुरू हो जाती है। यानी वो जो बेड मेंटेन हुआ होता है वो लेवल्स चूँकि कम होना शुरू हो जाते हैं हार्मोन्स के, प्रोजेस्टेरॉन का भी कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। अमूमन जब डॉक्टर्स के पास आप अपने पीरियड्स के इशू लेकर जाते हैं या मेरे पास भी लोग आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये वर्ड हम यूज़ करते हैं 40s के बाद, यानी 40 साल की उम्र के बाद जब आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। इसी तरह जब पॉलीसिस्टिक ओवरी वाला पेशेंट, पीसीओ वाला पेशेंट हमारे पास आता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेता है और कहता है कि मसला क्या है, तो हम कहते हैं जी हार्मोनल इम्बैलेंस। इससे क्या मुराद है? देखिए, हार्मोन्स हमारी बॉडी में बेसिकली दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दो मेन हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब जब इनका बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है, इनका बैलेंस खराब होता है तो हम कहते हैं अच्छा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसके साथ पीरियड्स खराब होना शुरू हो गए। पीसीओ के पेशेंट में तीसरा हार्मोन जो एक्टिव हो जाता है वो मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जिसको कहते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उसका ज़रा मैकेनिज्म जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो 40s के बाद आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसमें बेसिकली जो दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है बेसिकली। अब जब मैं हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं तो इससे हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही होती है। जैसे हम 40s में एंटर होते हैं, 40 में एंटर होते हैं तो फीमेल के अंदर एक्स की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। मैं रूटीन के बारे में बात कर रही हूँ, सब पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी पर जो है ना ये चीज़ अप्लाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इससे पहले हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आखिर तक भी साइकिल जो है वो बहुत रेगुलर रहता है। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो 40s में आकर इफेक्ट होती है, और होता यह है कि अब एग की क्वालिटी जो है वो उस तरह से नहीं रहती। नतीजा क्या निकलता है? नॉर्मली तो ये होता है कि एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है और साइकिल आ जाता है। जब ये एग मैच्योर हो रहा होता है तो ये ईस्ट्रोजन बना रहा होता है, ठीक है, मिड साइकिल तक ईस्ट्रोजन्स बन रहे होते हैं। जैसे ही एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद जो उसका शेल रह जाता है वहां से प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ईस्ट्रोजन बन रहा होता है ये यूट्रस की जो बेड है, लाइनिंग है, उसको थिक करना शुरू कर देता है और मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन, जब एग रिलीज हो जाता है तो समझ लें जैसे कि इम्प्लांटेशन की तैयारी में जो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज हो रहा होता है वो उसमें कुछ चेंजेस लेके आना शुरू होता है, और अल्टीमेटली जो होता है कि वो जो है वो उसके अंदर वेसल्स डेवलप हो रही होती हैं और चेंजेस आ रही होती हैं। और अगर एग वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होता तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन लेवल्स इतना कम होना शुरू होता है, हार्मोन्स इतने कम होना शुरू होते हैं कि पीरियड्स आना शुरू हो जाती है। यानी वो जो बेड मेंटेन हुआ होता है वो लेवल्स चूंकि कम होना शुरू हो जाते हैं हार्मोन्स के, प्रोजेस्टेरॉन का भी कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आपकी एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है और एग उस तरह से डेवलप नहीं होता तो एस्ट्रोजन लेवल्स जो होते हैं वो उतने राइज में नहीं जाते हैं या उस तरह से पीक पर नहीं जाते हैं, और वो थोड़े बनना शुरू होते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि एग भी प्रॉपर एग भी नहीं बना, मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन वो ईस्ट्रोजन भी बनते रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग थिक होना शुरू होकर ब्रेक होकर ब्लीड करना शुरू हो जाती है। वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाला साइकिल नहीं चलता। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में हम इसको लेबल करते हैं कि आपके हार्मोन्स अब इम्बैलेंस हो गए। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए यूजुअली हम लोग बाहर से आपको हार्मोनल पिल्स दे रहे होते हैं, जो कि यूजुअली 40 के बाद हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। 40 के बाद हम लोग आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते, यानी जैसे फैमिला या इस तरह की पिल्स जो होती हैं वो 40s के बाद नहीं देते, उनके रिस्क होते हैं। 40 से पहले वो काफ़ी सेफ होती हैं, अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो दी जा सकती हैं, लेकिन 40s के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली खाली प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स को रिकमेंड किया जाता है, जो कि आपके लिए सेफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं,
और उसके बाद फिर पीरियड्स आते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं और उसके बाद फिर 2-3 महीने का गैप आ जाता है। अगर आप इस सूरत-ए-हाल में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, फाइनल मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 महीने बाद जो पीरियड आए वो इतने हैवी हो के कंट्रोल ही ना हो या वो रुके ना, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूर ज़रूरत होती है। लेकिन अगर 3 महीने बाद आपको पीरियड रेगुलर आ रहे हैं तो वो भी ठीक होता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना भी लें तो खैर होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको 3 से ज़्यादा महीने हो जाते हैं और आपको बिल्कुल ही पीरियड्स रुक जाते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवा के एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस को ज़रूर चेक करवाइए। अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा थिक होना शुरू होती है, तो उस वक़्त ज़रूरत होती है कि आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब आपको कहना चाहिए कि आपको एक दफ़ा ब्लीड जो है ना वो होना चाहिए। ब्रेक थ्रू तो नहीं कहेंगे इसको, एक दफ़ा आपको ब्लीडिंग करवाई जाए ताकि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिन हो जाए। चूँकि अगर ये यूट्रस की लाइनिंग थिक होना शुरू हो गई है और आपको एक दफ़ा ब्लीडिंग इंड्यूस नहीं की गई है, तो फिर क्या होता है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में इसमें फिर चेंजेज़ आने का डर होता है। जिसे हम कहते हैं हाइपरप्लेज़िया हो गया है, जो कि आपको मैलिग्नेंसी की तरफ लेकर जा सकती है। अब मैंने बड़ा क्लियर किया है कि ये लाइनिंग थिक होने के साथ अगर ये लाइनिंग थिक रहती है बहुत लंबे अरसे के लिए, तो इसमें सेल्स में चेंज आना शुरू होती है, हाइपरप्लेज़िया होना शुरू होता है। वो कैंसर नहीं होता अभी, लेकिन वो आपको कैंसर की तरफ लेकर जा सकता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपको ब्लीडिंग को इंड्यूस किया जाता है, विथड्रॉल ब्लीडिंग कहा जाता है इसको। विथड्रॉल कराया जाता है कि अच्छा नहीं, एक दफ़ा ब्लीड कर जाए ताकि लाइनिंग थिन हो जाए। ठीक है? और अगर यही चेंजेज़ आपकी 45 के बाद हो रही हैं और आपके हार्मोन्स के बाद भी आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं और आपको टैबलेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन उससे उसको कंट्रोल नहीं हो रहा साइकिल, ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर हम लोग आपको कहते हैं कि आप एक दफ़ा इसका अंदर से नमूना ले लें, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? आम ज़ुबान में हम कहते हैं डीएनसी करके नमूना देख लेते हैं कि अंदर कोई ऑलरेडी हाइपरप्लेज़िया या कोई सेल की चेंजेज़ तो नहीं आना शुरू होगी। यूट्रस का कैंसर बहुत यंग एज में डेवलप नहीं होता, बहुत रेयर है कि यंगर एज में 50 से पहले कैंसर डेवलप हो जाए, लेकिन वो अपने कभी-कभी साइन्स ऐसे छोड़ जाता है जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद यूट्रस उस तरफ को जा रहा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। जहाँ तक हार्मोनल इम्बैलेंस का ताल्लुक है, ज़्यादातर पेशेंट्स में यही होता है, इवन 50s के अराउंड भी पेरीमेनोपॉज़ का टाइम जब चल रहा होता है और आप अपने जो है वो पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, तब भी साइकिल इरेगुलर हो जाता है। उसमें भी अगर आपको महीने छोड़-छोड़ के पीरियड्स आ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मुसलसल ब्लीडिंग चल रही है, यानी हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हैं कि मुसलसल ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है या फिर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सूरत-ए-हाल में डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और यूजुअली टैबलेट्स के साथ ही इसका मसला हल हो जाता है, लेकिन जब आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में एक और भी चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके यूट्रस का जो मुँह है, सर्विक्स जिसको कहते हैं, उसको भी ज़रूर एग्ज़ामिन करें कि वहाँ कोई पॉलिप या अल्सर या कोई ऐसी चेंज तो नहीं है जिस पे इसका टेस्ट की ज़रूरत है। और अगर कभी आपने अपना पैप टेस्ट नहीं करवाया तो ज़रूर करवाइए। दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिएगा।